नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। मैं हूं राकेश अचल। आज मैं एक पुरानी कहावत है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। कहावत है कि कौन रब होए हमें क्या हानि। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक चौपाई है। मंथरा के मुंह से कहलवाया गया है कि कोई भी रब हो हमें क्या हानि होना है, हम तो दासी हैं और हमें दासी ही रहना है। लेकिन मैं इस मंथरावाद के पक्ष में कभी नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि यथा राजा तथा प्रजा होता है, यानी राजा अच्छा है तो जनता अच्छी है, राजा ठीक नहीं है तो जनता ठीक नहीं है। इसलिए कौन रब होए हमें तो हानि है, ये बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, लेकिन मैं कहता हूँ। इस समय बड़ा हल्ला है देश में कि भारत की सरकार भारत में जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है, घोषणा कर दी गई है। नीचे से लेके ऊपर तक डबल इंजन की सरकारों के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हों, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सब सरकार की प्रशंसा में लगे हैं कि चलिए देर आयद दुरुस्त आयद। आपने विपक्ष की ये मांग मान तो ली। विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर थी दो चीजें। नंबर एक, संविधान बचाओ। नंबर दो, जाति जनगणना कराओ। तो अब संविधान की बात तो लोग भूल भाल गए इस समय, क्योंकि पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ, नृशंस हत्याकांड हुआ, उसका बदला लेने की बातें शुरू में 2 4 6 दिन हुई। 22 तारीख के बाद से आज हम एक हफ्ता गुजर चुका है, कोई हमने बदला नहीं ले पाए पाकिस्तान से। और बदला लेने के लिए हमने छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की, कोई करार रद्द कर दिया, कोई दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई खिड़की बंद कर दी, किसी को खदेड़ दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन बदला नहीं लिया। बदला हम लेने की स्थिति में हैं या नहीं, ये भगवान जाने या हमारी भारत की सरकार जाने। हम पत्रकारों को तो इस बारे में वैसे भी पता नहीं होता, और जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पत्रकारों को सिर्फ उतना पता होता है जितना कि या तो सरकार बताए या फिर आरटीआई के जरिए उसको कुछ थोड़ा बहुत हासिल हो जाए। अब बात में फिर वही आता हूँ, जातीय जनगणना की जो घोषणा की उससे विपक्ष के हाथ में जो एक अच्छा झुंझुना था उसे सरकार ने छीन तो लिया। ये मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब सवाल है कि हाथ न उठी खुरखुरा उठी। एक कहावत बुंदेलखंड में बड़ी चरित्र है कि आपके पास घर में नहीं है दाना और अम्मा चली भुनाने। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। आप जाति जनगणना तो करा लोगे, लेकिन जाति जनगणना कराने के बाद जो जिसकी हिस्सेदारी है उतनी दे पाने की स्थिति में है क्या? पहला सवाल यह है कि जिस देश में कोविड को आड़ बना करके जनगणना जैसा महत्वपूर्ण, सामान्य जनगणना, सामान्य पशुगणना का महत्वपूर्ण काम छोड़ दिया गया हो, उस देश में लोगों को जाति जनगणना का झुंझुना पकड़ा करके असल मुद्दे से कैसे विचलित किया जा सकता है, ये एक इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। मैं भारत सरकार का शुरू से कायल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कायल रहा हूँ कि मुद्दों को टाल करके मुर्दों पर, गड़े मुर्दों पर या बिना मुद्दों पर राजनीति करने में जितना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को है उतना किसी भी दल को नहीं है। कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को तो अगले 10 साल की प्लानिंग नहीं है उसके पास। भारतीय जनता पार्टी के पास 2047 तक की प्लानिंग है। उनके पास सब है, पूरा रोड मैप है कि किसके बाद कौन मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, कौन आरएसएस का प्रमुख बनेगा। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास तो जब सामने कोई मुद्दा आता है तो वो फैसला कर देती है और उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ जाती है। इस समय जातीय जनगणना का एक मुद्दा था जिसके जरिए सरकार कांग्रेस ने कोशिश की थी प्रतिपक्ष के एक बड़े दल के बड़े घटक के रूप में कि वो देश को अपनी ओर आकर्षित करे, और आकर्षित हुई भी जनता। और कांग्रेस गठबंधन में शामिल जो आरजेडी थी, तो उस समय जो जेडीयू थी उसकी सरकार जो बिहार में थी, उसने वहाँ जाति जनगणना करके दिखाई। लेकिन जाति जनगणना करके दिखाना अलग बात है, और जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संबंधित जातियों को
उनका हक देना, उनको सामाजिक बराबरी पर लाकर खड़ा करना, ये कठिन काम था। ये बिहार में भी नहीं हो पाया और देश में भी हो पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। मेरे संदेह को आप अन्यथा न लें। मैं अपनी भारत की सरकार पर बहुत भरोसा करता हूँ, भारत के संविधान पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे जो संदेह होता है उनको भी मैं छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मेरे संदेह निराधार संदेह नहीं होते हैं। सीधी सी बात है। जैसे मैंने दो मुहावरे आपको सुनाए कि हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी, है ना, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। आपके पास आज की तारीख में लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है। आज की तारीख में आपके पास उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं। आपने तमाम सारे पिछले 11 साल में नारे दिए, इंडिया ये इंडिया वो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इन 11 साल में हम जहाँ थे वहाँ से कितने आगे चले, इसको आप अगर कहीं, आजकल तो गोरख बाबा आपके पास है, गोरख से पूछ लीजिए, मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए कि 10 साल में आज हम जहाँ खड़े हैं और 10 साल पहले हम जहाँ खड़े थे उसमें हमने कितनी प्रगति की। और इसी के मुकाबिल चीन जो हमारे बिल्कुल पड़ोस का पड़ोसी है, उसने 10 साल में कितना क्या हासिल किया। तो अगर ये उत्तर इसका गोरख बाबा दे दें आप सबको, तो आपकी आंखें शायद है कि खुल जाएं और आप ये जाति जनगणना के नए नारे में न फंसें। जाति जनगणना कराने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। कारण ये है कि हम सामान्य जनगणना ही नहीं करा पाए। हमारे पास सामान्य जनगणना कराना ही प्राथमिकता में नहीं है। हमारी प्राथमिकता तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव होते हैं। पाकिस्तान से बदला लेना हमारी प्राथमिकता शायद नहीं है। अगर होती तो 22 से 8 दिन और 10 दिन होने को हैं घटना के, पहलगांव के बाद। अभी तक हम कुछ कर लिए होते। अब इस अनिर्णय की स्थिति में अभी नितिन गडकरी साहब ने भी उसी भाषा में जाति जनगणना की तारीफ की है जिस भाषा में दूसरे लोगों ने की है। राहुल गांधी ने की है, हमारे अखिलेश यादव ने की है और दूसरे नेताओं ने की है। ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अरे भाई, आप तो बड़े बड़े कदम शुरू से उठाते आ रहे हैं। नारी शक्ति बंधन भी अधिनियम भी एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? आपने एक कानून बनाया और उठा करके उसको डिब्बे में बंद कर दिया कि हम इसको 2029 के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे कानून जो फौरी तौर पर आपको राहत नहीं दे सकते, बनाने का लाभ क्या है? ऐसे आपने कृषि कानून बनाए थे 3, लगातार आंदोलन के बाद आपने कानून वापस ले लिए, लेकिन उनकी जगह नए कानून बना के नहीं दिए। तो ऐसे ही जातीय जनगणना का जो शिगुफा है, ये आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव तक पूरी तेजी से चलाया जाएगा। इसमें आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आपको नहीं सुनाई देंगे। पाकिस्तान से हम बदला लेंगे, ये बात कहीं सुनाई नहीं देगी। हमारा कोई नेता पाकिस्तान को लेकर व्यस्त दिखाई नहीं देगा। सारी व्यस्तताएं लोगों की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के होंगी। ऐसी स्थिति में ये कटु सत्य है कि हम अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। और इसकी एकमात्र वजह है कि हमारा नेतृत्व इन सारे मुद्दों को, एकता, अखंडता, संप्रभुता को उस नज़रिए से नहीं देखता है जिस नज़रिए से कि देखा जाना चाहिए। अन्यथा पाकिस्तान के जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको लेकर के 10 दिन कार्रवाई के लिए बहुत होते हैं, लेकिन सरकार दबाव में है। उसके ऊपर चीन का दबाव है, उसके ऊपर अमेरिका का दबाव है, उसके ऊपर रूस का दबाव है और उसके ऊपर खुद का अपना दबाव है। तो इन दबावों से मुक्त होने के लिए ये जो नया ध्रुवीकरण फार्मूला लाया गया है जातीय जनगणना का, ये अब देखना है कि कितने दिन काम आने वाला है। कायदे से तो इस तरह की घोषणा का ये वक्त नहीं था। ये वक्त था कि हम पाकिस्तान से बदला कैसे लें। उससे उसके बारे में दूसरा मुद्दा था अमेरिका का जो टैरिफ वार चल रहा है उससे हम कैसे जूझें। लेकिन ये मुद्दा जानबूझ करके सरकार लेके आई क्योंकि उसे हर हालत में बिहार विधानसभा चुनाव जीतना है।
अगर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ नहीं हो पाई महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह, तो ये मानकर आप चलिए कि उसके साथ जो दो बैसाखियाँ लगी हैं जेडीयू और टीडीपी की, ये किसी भी दिन गिर जाएंगी, खींच ली जाएंगी। तो इसलिए अपने भविष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। भविष्य की अपनी सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के अपने भविष्य को लेकर के। आप देखिए, इसी चिंता के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्राध्यक्ष का और जिले प्रदेश के तमाम अध्यक्षों के चुनाव, हालांकि जो चुनाव नहीं है वो एक तरह से मनोनयन होना है, तदर्थवाद की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह होती है, लेकिन इस तदर्थ नियुक्ति के काम को भी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो ये तमाम सारे दबाव हैं। इन दबावों के चलते भारत के मतदाता को, भारत के नागरिकों को ये मान लेना चाहिए कि जातीय जनगणना जैसी कोई हकीकत सामने आने वाली नहीं है। ये सरकार अभी कम से कम 2029 तक तो इस मुद्दे पर कोई काम करने को की स्थिति में है नहीं, क्योंकि इसके आगे अभी बहुत सी चुनौतियां हैं। इसको पूरा अभी बंगाल जीतना है, दक्षिण जीतना है, और जो जहाँ जहाँ इसकी सरकार है वहाँ जो एक तरह से कमजोरी संगठन और सत्ता में आई है उसको दुरुस्त करना है। तो ऐसे में ये जातीय जनगणना सरकार कराएगी तो कैसे कराएगी, क्योंकि अगर जातीय जनगणना में उलझती है तो ये बाकी के सारे जो मुद्दे हैं, जो बाकी के विधानसभाओं के चुनाव हैं, बंगाल जीतने का सपना है, बिहार जीतने का सपना है, ये टूट सकता है। तो सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, और इसलिए घिरी हुई है कि ये सारी आफतें उसने खुद मोल ली हैं। इस देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड कानून बना करके सब जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चोरी छुपे चल रही थी या सिर्फ चुनाव के समय चलती थी, उसको अचानक गति दे दी गई। और इस ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के बीच ही पहलगाम हो गया। तो पहलगाम में भी, पहलगाम हत्याकांड का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के ही लिए किया। ये बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रचारित कराया गया कि आतंकवादियों ने जो हत्याकांड किया है वो हिंदुओं का किया है, भारतीयों का नहीं किया है। लेकिन लोगों के गले ये बात उतरी नहीं, और आप देख रहे होंगे कि इस हत्याकांड के बाद भी कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही कम जरूर हुई है लेकिन बंद नहीं हुई है। यानी भारत का जनमानस आतंकवाद से लड़ने के लिए खुद तैयार है। सरकार तैयार हो या नहीं हो, लेकिन जनता तैयार है। जान हथेली पर रखकर जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, उस जगह जा रही है पहलगाम में जहाँ के पिछले हफ्ते ये नृशंस हत्याकांड हुआ था। पत्रकार पहुंच रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। रोका इसलिए नहीं जा सकता कि आपने खुद ही धारा 370 हटाई है। तो अब धारा 370 हटने के बाद आप किसी की रोक टोक किस आधार पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का आशय ये है कि आप जातीय जनगणना के झुनझुने के उसमें प्रलोभन में ना आए, उसके माया तंत्र में, माया जाल में न फंसें, सजग रहें और असल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रखें। अभी पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। ये बदला हम व्यक्तिगत आप और मैं तो नहीं जा सकते, ये सरकार को लेना है, हमारी सेना के जरिए लेना है, कूटनीति से लेना है, कैसे लेना है ये उसको तय करना है। और हमारी सरकार तो बड़ी समझदार और दूरदृष्टा सरकार है। उसने आपको पता ही है पहले से कि उसने अपनी जो गेंद है वो सेना के पाले में डाल रखी है। सेना जब चाहे तब बदला ले ले, सेना के हाथ नहीं बंधे हैं। सेना के हाथ तो बंधे और खुले होने का तो प्रश्न ही नहीं था। आप अगर 25 से 22 तारीख के हत्याकांड के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद भी अगर कोई कार्रवाई करने के लिए कहते तो सेना सक्षम है, सेना समर्थ है। हमारी सेना, भारत की सेना एक लंबे समय से, कारगिल के बाद से आप देखें केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सलामी गारद से देने के अलावा और कोई बड़ा काम कर नहीं पाती है। हमारे फाइटर्स जो हैं
वो अगर प्रशिक्षण के लिए ना उड़ाए जाएं तो उनमें जंग लग सकती है। हमने युद्ध लड़े नहीं हैं, हम शांति काल में जी रहे हैं और हमारा यहाँ का शांति काल है जो उसमें घृणा सबसे बड़ा तत्व है। उसमें फौज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, उसमें तो भगवा झंडों से काम चल जाता है। तो ऐसे में देखते रहिए आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में क्या होता है। जाति जनगणना नहीं होती, ये कहीं आप डायरी पर, कैलेंडर पर, दीवार पर लिख कर रख लें और अगर मैं गलत साबित हूँ तो मुझे बाद में याद दिला करके कहें कि आपने गलत बात कही थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तब तक चिंतन कीजिए कि क्या हम सामाजिक न्याय की ओर सचमुच आगे बढ़ रहे हैं या यहाँ भी एक आभासी कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप पर चलता है, जैसे कि एक्स पर चलता है, जैसे कि फेसबुक पर चलता है। नमस्कार, धन्यवाद।